40 दिन, पूरे 40 दिन। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? एक वालिद के लिए 40 दिन, जब उसे ये भी ना इल्म हो कि उसकी 5 साल की बेटी जिंदा है भी या नहीं। हर सुबह एक नया खौफ लेकर आती थी, हर रात एक नया सवाल। पुलिस वाले तो बस इतना ही कहते, जनाब हो सकता है आपकी बेगम बच्ची को लेकर कहीं चली गई हों। उनका काम था हर मुमकिन शक पर गौर करना। पर मेरा ईमान जानता था, मैं सच में जानता था कि उस रात हमारे घर में कोई तीसरा भी मौजूद था, कोई ऐसी मखलूक जिसने मेरी बसाई हुई दुनिया को एक पल में वीरान कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकरम सिद्दीकी है। नोएडा के सेक्टर 49 में एक छोटे से मगर मोहब्बत से भरे फ्लैट में मैं, मेरी अहलिया सायरा और हमारी नन्ही परी माहिरा रहते थे। अल्लाह के करम से हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसका हर पन्ना खुशियों से भरा हुआ था। सुबह 8 बजे ऑफिस की बस पकड़ना, शाम को ठीक 6 बजे लौट आना, फिर माहिरा के साथ उसके होमवर्क में मदद करना, कभी कभी उसके लिए आइसक्रीम का कोई छोटा सा बहाना ढूंढ लेना। बस इतनी ही तो थी हमारी कायनात। एक आम हिंदुस्तानी घराने की सादा सी कहानी जिसमें हर दिन ईद जैसा होता था। सायरा को राजस्थानी बागों से बेहद इश्क था। उसकी आंखों में जोधपुर की रेत और महलों की चमक बसती थी। हर छुट्टी में हम जोधपुर के आसपास घूम आया करते थे। कभी मेहरानगढ़ की ऊंचाई से शहर को निहारते, तो कभी मंडोर गार्डन में तारीख के किस्से सुनते। उन्हीं सुनहरी यादों में से एक तस्वीर वाला 12x9 का पोस्टर हमारे ड्राइंग रूम की शान था। उसमें सायरा और माहिरा खिलखिलाती धूप में खड़ी थीं। उनकी हंसी इतनी सच्ची कि देखने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। और माहिरा की हंसी, वो तो इतनी बुलंद थी कि पड़ोसी भी कहते ये बच्ची हमारे घर तक रोशन कर देती है। उसकी खिलखिलाहटें, उसकी तोतली बातें, उसकी छोटी छोटी शरारतें, सब मिलकर हमारे घर को जन्नत का एक टुकड़ा बना देती थीं। 29 अक्टूबर 2020 तक मुझे गुमान था कि बस ज़िंदगी यही है, पुरसुकून और महफूज। एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जिसकी बुनियाद मैंने अपनी मोहब्बत और मेहनत से रखी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब एक पल में बिखर सकता है। मैं कितना गाफिल था कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती वो दिन। मेरी ज़िंदगी का आखिरी मामूली दिन था। उस रात जब मैं ऑफिस से लौटा तो दरवाज़ा अंदर से खुला मिला। एक अजीब सी वहशत थी जो दिल में घर करती जा रही थी। पहला ख्याल आया कि शायद चोरी हुई है, पर अंदर जाकर देखा तो सारा सामान अपनी जगह पर था। बस वो दो जीते जागते चेहरे नहीं थे जिनकी आवाज़ से मेरा घर गूंजता था। सायरा का फ़ोन बंद था। माहिरा का स्कूल बैग सोफ़े पे पड़ा था, जिसमें उसकी आधी खुली कॉपी और पेंसिल बॉक्स झांक रहा था। किचन में दूध वाली पतीली पर मोटी सी मलाई की परत जम चुकी थी, जिसे देखकर लगा कि दूध उबलकर ठंडा भी हो गया है, यानी बच्ची ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही उस वक्त मेरे होश उड़ रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से दौड़ने लगीं। मैंने फ़ौरन इमरजेंसी नंबर 100 पे कॉल किया। अपनी आवाज़ को काबू में रखने की कोशिश की, पर वो कांप रही थी। फिर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। क्या लिखवाता? अहलिया और बेटी गैर मामूली तौर पर लापता। ये लफ्ज़ भी कितने खोखले लग रहे थे उस वक्त। पुलिस आई, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। टॉर्च की रोशनी हर कोने को खंगाल रही थी। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें रात की खामोशी को चीर रही थीं। सब कुछ किसी फिल्मी मंजर जैसा लग रहा था, पर तकलीफ असली थी और ये दर्द मेरे सीने को चीर रहा था। एक पुलिस वाले ने झुककर मुझसे पूछा, कहीं आपकी बेगम? वो आगे कुछ कहते, उससे पहले ही मैंने बात काट दी। सायरा ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे जोधपुर की गलियों से इश्क था, उसकी मिट्टी उसे खींचती थी, पर मुझसे उसे बेपनाह मोहब्बत थी। हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे और एक पल के लिए भी मुझे उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल, ये शक मेरे जहन में एक जहर की तरह उतर गया था। क्या वाकई, क्या ऐसा मुमकिन था? पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। अगले दिन हमें सीसीटीवी फुटेज मिली। 7:41 पर सायरा माहिरा का हाथ पकड़े नीचे उतर रही थी। उनके चेहरे पे कोई डर नहीं था, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं दिख रही थी। गेट के बाहर एक ऑटो इंतज़ार कर रहा था और वो दोनों उसमें बैठकर कैमरे की हद से बाहर हो गईं। चेहरा साफ दिख रहा था, सब मामूली लग रहा था। पुलिस ने ऑटो वाले को खोज निकाला। उसने बताया, मैडम ने कहा था रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2। मैं फ़ौरन रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मेरी सांसें फूल रही थीं, पर उम्मीद की एक किरण रोशन हुई थी। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से स्टेशन पर कोई भीड़ नहीं थी। रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पता चला कि उस वक्त कोई ट्रेन थी ही नहीं जो जोधपुर की तरफ जाती हो। ये इत्तला मेरे लिए एक और सदमा थी। पुलिस ने अपना अंदाज़ा बदला, अगवा या कोई आशनाई का मामला। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। क्या इतनी आसानी से मेरे रिश्ते पर तोहमत लगा दी जाएगी? पुलिस अपना काम कर रही थी, मैं जानता था, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मीडिया वाले भी घर पे पहुंच गए। उनके सवालों ने मुझे और तोड़ दिया। क्या आपकी बेगम डिप्रेशन में थी? क्या आपके रिश्ते में कोई परेशानी थी? मैं खामोश रहा। मेरे पास जवाब नहीं थे।
अंदर ही अंदर आग लगी थी, एक ऐसी आग जो मुझे जलाकर राख कर रही थी। मैं बस अपनी बेटी और बेगम को वापस चाहता था, इन बेबुनियाद सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। हर दिन एक नई अफवाह, हर दिन एक नया शक। मेरी ज़िंदगी एक खुली कचहरी बन गई थी जहां हर कोई मेरे और मेरे घर वालों पर तोहमत लगा रहा था। 3 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं रोज़ थाने के चक्कर काटता। हर बार वही जवाब, कोई सुराग नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा सब्र जवाब दे रहा था, मेरी उम्मीदें टूट रही थीं। एक रात सब इंस्पेक्टर साहब, जो शायद मेरी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ गए थे, उन्होंने मुझे बुलाया। अकरम जी थे, उन्होंने कहा, साइबर सेल को राजस्थान से किसी नए पते पर ओटीपी मिला है, आधार अपडेट का। ती मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। आधार अपडेट? क्या ये सायरा हो सकती है? मैं फ़ौरन तैयार हुआ। मेरे दिल में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ उछल रहे थे। पुलिस वाले बोले, तो जनाब, अगर ये आपकी बेगम है तो खुद लौट आएंगी, पर अगर किसी ने उन्हें वरगलाया है तो हम उसे नहीं छोड़ देंगे। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस जिन्ना वाली बात कहाँ से आई? दरअसल मेरी पड़ोसन रुकड़ैया आपा, जो इन मामलों में यकीन रखती थीं, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, जब बच्चे ऐसे गायब हों और कोई सुराग न मिले तो कहते हैं कि जिन्नात का साया है या कोई उन्हें बहका कर ले गया है। तो पहले तो मैंने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए और कोई ठोस जवाब नहीं मिला, ये बात मेरे दिमाग में घर करने लगी। मैं रातों को अकेले सजदे में रोता, और कभी कभी ऐसा वहम होता जैसे हवा से बिस्तर हिल गया हो, कभी बल्ब टिमटिमाने लगता। मुझे याद आया, किसी ने बताया था कि खाली कमरे में माहिरा की हंसी रिकॉर्ड हो रही थी। मैंने तब उस आवाज़ को गलत सुन लिया था, पर अब मुझे हर आहट, हर साए में डर नज़र आता था। क्या सच में कोई गहरी ताकत थी? मेरा पढ़ा लिखा दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं था, पर मेरे अंदर का डरा हुआ वालिद हर मुमकिन बात पे गौर कर रहा था। यह वहम और खौफ ही था जो मुझे उन बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था जिन पर मैं कभी हंसता था। लजिन आसिफ, क्या ये सब सच होते हैं? मेरे अक्ल और मेरे जज्बात आपस में लड़ डिएच रहे थे। पूरे 40 दिन, मेरी ज़िंदगी के सबसे भारी 40 दिन। उन 40 दिनों बाद हम 4 पुलिस वालों के साथ जोधपुर पहुंचे। मेरी सांसें अटकी हुई थीं। देवनगर की एक तंग गली में एक छोटे से किराए के कमरे में सायरा और माहिरा मिली। जैसे ही मैंने माहिरा को देखा, मेरे दिल को जैसे एक नई ज़िंदगी मिल गई। वो मुझे देखते ही दौड़कर गले लग गई। अब्बू, हमें लगा आप नहीं आएंगे। उसकी तोतली आवाज़ सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सायरा भी वहीं थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो बस फूट फूट कर रो पड़ी। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। पुलिस ने सायरा से पूछताछ शुरू की। जो कहानी सामने आई वो उतनी ही दर्दनाक थी जितनी चौंकाने वाली। सायरा को एक प्रॉपर्टी डीलर ने बहकाया था। उसने सायरा को समझाया था कि शौहर पर केस कर दो, बच्ची तुम्हें मिल जाएगी और तुम नए शहर में नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। सायरा, जो शायद किसी जहनी दबाव से गुजर रही थी या शायद किसी अनजाने डर में थी, उस डीलर की बातों में आ गई। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बंद किया, माहिरा को लेकर ऑटो से स्टेशन पहुंची। पर स्टेशन पे वो डीलर नहीं आया। एक अकेली औरत, साथ में एक छोटी बच्ची, और उस पर डीलर का धोखा। सायरा पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने 2 टिकट कटाए और जोधपुर के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसने अपने एक पुराने दोस्त के यहाँ पनाह ली और आधार पर अपना पता भी बदलवा लिया। शायद उसने सोचा होगा 40 दिन बाद सब्र आ जाएगा, सब भूल जाएंगे, या शायद उसे लगा होगा कि 40 दिन का वक्त उसके ज़ख्मों को भरने और एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी होगा। वो 40 दिन जो मेरे लिए जहन्नुम बन गए थे, सायरा ने उन्हें एक नई ज़िंदगी की उम्मीद में गुजारने की कोशिश की थी। यह जानकर मेरा दिल गम से भर गया कि मेरी शरीक हयात इतनी अकेली और डरी हुई थी कि उसने ऐसा कदम उठाया। लौटते वक्त माहिरा ने मुझसे पूछा, अब्बू, क्या जिन्नात सच में होते हैं? मैंने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, असल खौफ हमारे अंदर के वहम में होता है, बाहर नहीं। पर असल में मैंने जो कुछ झेला था, वो खौफ, वो रातें जब नींद आंखों से कोसों दूर रहती थी, वो खाली घर जो कभी खुशियों से आबाद था, उसे जिन्नात का वहम कहूँ या कुछ और, मेरे दिल पर उसका असर किसी आसेब से कम नहीं था। उस डर ने मेरी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया था। सायरा पर जहनी दबाव का मामला बना, उसे मदद की ज़रूरत। वो पुराना घर जहाँ इतनी सारी यादें थीं, उसे छोड़ दिया। एक नई जगह पर शिफ्ट हुए, मैंने नई नौकरी ढूंढी, माहिरा का दाखिला नए स्कूल में करवाया गया। हर कदम पर हम एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। कभी कभी रात को मैं फिर सोचता हूँ, अगर मैं उस दिन थोड़ा जल्दी घर आ जाता, अगर मैंने सायरा के दिल की बात समझने की कोशिश की होती, तो शायद वो इतना डरती नहीं, शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। लेकिन ज़िंदगी काश पे नहीं चलती, वो तो बस अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ती है। हमें बस उन तजुर्बों से सबक सीखना होता है। ये वाक़या हमें एक बात सिखा गया कि कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी अंदर ही अंदर कितनी बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता।
अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, कोई बिछड़ का गम, कोई खौफ, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने जज्बात साझा कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचाए। शायद किसी को इससे हिम्मत मिले, कोई अपनी उलझनों का जवाब ढूंढ पाए। इस पूरे वाक़ये ने मुझे और मेरे ख़ानदान को कई अहम सबक सिखाए जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। 8, गुमशुदगी की इत्तला जल्द से जल्द करें। किसी भी शख़्स के लापता होने पर 24 घंटे के अंदर तहरीरी शिकायत दर्ज कराएं। हर एक घंटा मायने रखता है क्योंकि शुरुआती वक्त में सुराग मिलने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। मेरी कहानी में पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई की और यही वजह थी कि हमें सायरा और माहिरा को ढूंढने में कामयाबी मिली। 2, साइबर सेल और तकनीकी मदद। साइबर सेल का आधार OTP ट्रैक बेहद काम आता है। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी हमारी हिफाजत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये जानकर हैरानी हुई कि कैसे एक छोटे से आधार अपडेट के OTP ने हमारे परिवार को वापस मिला दिया। ये दिखाता है कि हमें अपनी जाती मालूमात को महफूज रखने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर इन तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ज़हनी सेहत को संजीदगी से लें। किसी भी डिप्रेशन या खौफ को हल्के में न लें। ज़हनी सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी जिस्मानी सेहत। अगर आपको या आपके किसी करीबी को ज़हनी परेशानी महसूस हो तो वक्त पर काउंसलिंग और पेशेवर मदद रिश्ते और ज़िंदगी दोनों बचा सकती है। सायरा की कहानी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि कैसे ज़हनी दबाव में आकर लोग ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 4, हकीकत का सामना करें, वहम का नहीं। गैबी ताकतों या वहम को सच मान लेना आसान है, खासकर जब आप नाउम्मीद हों, लेकिन हकीकत जानना बेहद ज़रूरी है, भले ही वो कितनी भी नागवार क्यों न हो। मेरी कहानी में मैंने भी एक पल के लिए जिन्न की बात पर यकीन कर लिया था क्योंकि मेरे पास कोई और जवाब नहीं था, पर हकीकत ने मेरे परिवार को फिर से मिला दिया। हमें समझना होगा कि कई बार सबसे बड़ी मुश्किल हमारे अंदर के डर और अनसुलझे सवालों में छिपी होती है। ताकि मुस्तकबिल में कोई और ख़ानदान 40 दिन तक इसी तरह न टूटे, हमें अक्ल और हकीकत के साथ खड़े रहना होगा। अल्लाह का शुक्र है, सायरा और माहिरा आज मेरे साथ हैं। हमारे घर में फिर से खिलखिलाहटें गूंजती हैं। मगर वो 40 दिन मेरे साथ रहेंगे, जैसे कोई साया जो रोशनी में भी मेरा पीछा करता है। रात को जब कभी बिजली चली जाती है या कोई अजीब सी आवाज़ आती है तो मैं अक्सर उठकर दरवाज़ा चेक करता हूँ। मैं जानता हूँ कोई जिन्न या आसेब नहीं होता, फिर भी दिल में एक खौफ बैठ जाता है। शायद यही इंसानी कमज़ोरी है, हम डरते तो हैं लेकिन उस डर की वजह ढूंढते रहते हैं। अगर आपके आसपास कोई अकेला महसूस कर रहा है, कोई अंदर ही अंदर किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो उसे समझाइए, उसकी बात सुनिए, क्योंकि कभी कभी किसी की बात सुनना ही सबसे बड़ी दवा होती है, सबसे बड़ी मदद। एक मुखलिस दोस्त, एक हमदर्द किसी भी जिन्न या वहम से ज़्यादा ताकतवर होता है। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि जिन्नात ले गए तो याद रखिएगा, हकीकत चाहे कितनी ही नागवार गुजरे, वो हमें हर गुमराह से बचाती है और हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देती है। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। हर हफ्ते एक सच्ची कहानी आपके इंतज़ार में। अगर आप चाहें तो ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो डर के साये में जी रहा है या जो किसी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपनों का और अपनी ज़हनी सेहत का भी।